चिराग पासवान कल दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले और उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं क्या उन्होंने पूरी बाजी जीत ली है, क्या उन्होंने अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस को पटकनी दे दी है। जैसा कि पंकज जी हमारे वरिष्ठ साथी लगातार कह रहे थे कि पार्टी पर आधिपत्य की लड़ाई चल रही है। एलजेपी चिराग पासवान चाहते हैं पूरी तरीके से उनके हिस्से में आ जाए, बीजेपी इस बात को माने कि एलजेपी के सर्वे सर्वा वही हैं। और क्या ये बात उन्होंने साबित कर दी है? क्या चाचा पशुपतिनाथ पारस अकेले पड़ गए हैं, कहीं के नहीं रहे हैं? और इस पूरी घटनाक्रम में लालू प्रसाद यादव का क्या रोल रहा? पशुपतिनाथ पारस के पास अब आगे क्या ऑप्शंस बचे हैं? इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी हमारे साथ होंगे। वो पंकज जी जो लगातार आपको ये बता रहे थे कि कैसे चिराग पासवान ने भाजपा के सामने शर्त रख दी है कि साफ साफ आप मुझे नेता मानिए एलजेपी का, तभी बात आगे बढ़ेगी। सीटों को लेकर साफ साफ पंकज जी लगातार कह रहे थे कि वो 5 सीटों पर अड़े हुए हैं। अब निकलकर वही बात आ रही कि लगभग 4 से 5 सीटें उनको मिल सकती हैं। पंकज जी लगातार ये बात कह रहे थे कि चाचा किनारे पड़ जाएंगे। कल भी हमने यही बात की थी कि चाचा की बात नहीं बनी है और अब वही बात निकल के सामने आई है कि चाचा की बात वाकई नहीं बनी है। तो शुरुआत पंकज जी इसी बात से करते हैं कि चिराग पासवान ने जो पूरा समीकरण बैठाया उसके पीछे की कहानी क्या है? कल जेपी नड्डा के साथ क्या बातचीत हुई, क्या फॉर्मूला निकला? देखिए, मैं कल भी आपसे कह रहा था और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि राजनीति में दिखाने के दांत कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और। कल जेपी नड्डा से मुलाकात हुई क्योंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके बढ़िया फोटो सेशन हुआ और उसके बाद चिराग खुशी खुशी बाहर आए और उन्होंने बड़े ही कम शब्दों में एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अपनी बातें सबके सामने रख दी, लेकिन उनके चेहरे की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। और ये बात साफ साबित हो गया था कि बीजेपी ने असली एलजेपी उनको ही मान ली। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी। कहानी लंबी यह है कि चिराग पासवान जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे और जिस तरीके से वो अपनी पोस्चरिंग कर रहे थे और जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे उससे बड़ा साफ दिख रहा था कि चिराग पासवान झुकने वाले नहीं हैं, चिराग पासवान मानने वाले नहीं हैं। और दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि कहते हैं ना कि लोहा को आप जितना तपाते हैं वो तप करके और निखरता है। और मैंने आपको बताया कि जो चिराग पासवान जब सांसद बन भी गए थे और उनके पिता उस समय जिंदा थे तो कभी कभार वो दिल्ली से जमुई चले जाया करते थे, पटना चले जाया करते थे। लेकिन चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी और वो अकेले रह गए तो उन्होंने पटना में डेरा डाल दिया। और वो सिर्फ पटना में ही नहीं रहे, एक एक दिन में वो 3, 4, 5 जिले ट्रैवल करते थे, गली नुक्कड़ चौराहे पर संघर्ष करते हुए दिखते थे। चिराग पासवान का रंग काला पड़ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनको यह समझ में आ चुका था कि उनके हाथ से पार्टी निकल गई है और अगर पार्टी निकल गई तो उनका करियर नहीं बचेगा। पिता ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पार्टी पर आधिपत्य कैसे जमाया जाए। इसलिए जनता पर विश्वास जमाने के लिए, जनता के बीच में पैठ बनाने के लिए जिस तरीके से पिछले 2-3 साल में चिराग पासवान संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े, उसका नतीजा, उसका परिणाम, उसका फल उनको कल मिल गया। तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान को 5 सीटें आवंटित की जा चुकी। तो चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी ये तय है। पहले एलजेपी के पास को 6 सीटें दी गई थी। 6 में 1 सीट पर पशुपतिनाथ पारस भी जीते थे। 5 सीट चिराग पासवान को दिया जा चुका है। उसमें वो 5 सीट कौन कौन है वो भी बता दूं। एक हाजीपुर है, दूसरा जमुई है, तीसरा नवादा है, चौथा वैशाली है। और इस तरीके से अगर जमुई उनसे लिया जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जमुई में इंटरेस्ट जेडीयू का भी, तो उसके बदले उनको गोपालगंज दिया जा सकता है। तो और 5वां खगड़िया था जहां से कैसर साहब जीते हुए, जहां के एमपी हैं। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान 5 सीट तो ले लिए, अब 5 सीट पर उनकी जीत कैसे हुई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।
क्योंकि जब बीजेपी कह रही थी कि चिराग और पारस गुट को हम एक मानते हैं और 6 से ज्यादा सीट इन दोनों को नहीं देंगे, तो चिराग इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे थे कि असली एलजेपी हम है, आप हमको पारस गुट के साथ कैसे जोड़ते हैं, पारस गुट के पास है क्या। और दरअसल बीजेपी अपने इंटरनल सर्वेस के जरिए यह समझ चुकी थी कि 99% वोट जो कि एलजेपी का है वो चिराग पासवान के ही पास है। इसलिए फाइनली बीजेपी को यह समझना पड़ा कि अगर हम चिराग पासवान को तवज्जो नहीं देंगे तो बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी, चिराग हमारे हाथ से निकल जाएंगे, और चिराग हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो कम से कम हमें 6 से 7% वोट का मिनिमम नुकसान होगा, और ये इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। इसलिए हमें यह देखना है कि बिहार की मैक्सिमम सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए चिराग जरूरी है, चिराग मजबूरी है, लेकिन पशुपतिनाथ पारस मजबूरी नहीं। यही पशुपतिनाथ पारस पिछले महीने अपने सांसदों के साथ जेपी नड्डा से मिले थे, और उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, और दूसरी तरफ जेडीयू से बैकिंग मिल रही थी, तो उनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि चिराग पासवान ने कई सभाएं की और सभा में उन्होंने साफ कहा कि मेरा गठबंधन यहाँ के लोगों से है, यहाँ की आवाम से है। उन्होंने अटैक भी किया, तो देखिए जेडीयू पर किया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उनका विजन है उसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन कल जब उनको कह दिया गया कि 5 सीटें आपको दी जा रही हैं, तो कल उन्होंने क्या कहा, कल उन्होंने कहा कि हमारे प्रमुख एलआई जो अभी वहां की सरकार है जेडीयू वो है, भाजपा है, और उसके बाद कहने लगे वो तमाम लोग जो एनडीए का हिस्सा हैं उनके साथ मिलकर के हमको चुनाव लड़ना है और 40 की 40 सीटें जीतनी। अब आप पूछेंगे कि इस मुकाम तक चिराग कैसे पहुंच पाए, तो देखिए चिराग पासवान से बात कर रहे थे विनोद तावड़े वहां के प्रभारी हैं, और तावड़े उनसे बात कर रहे थे, और साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी बात कर रहे थे, मंगल पांडे भी बात कर रहे थे, पर मंगल पांडे की ज्यादातर बात पशुपतिनाथ पारस से हो रही, लेकिन चिराग पासवान की बात जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह ने जब ये क्लियरेंस दे दिया, गो अहेड की 5 सीट आपको दिया, आप 5 सीट की तैयारी करिए, उसके बाद ये तमाम औपचारिकताएं पूरी की गई और इनको जेपी नड्डा से मिलाया गया, दोनों का बेहतरीन फोटो सेशन हुआ, फोटो ऑप के बाद चीजें बाहर आई और ये कहा जाने लगा कि 5 सीटें चिराग पासवान को आवंटित कर दी गई। और जब ये मैसेज आया तो चिराग के चेहरे की खुशी जो थी वो छिपाए छिप नहीं रही। चिराग समझ चुके थे कि एलजेपी के असली वारिस के तौर पर एनडीए ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसलिए पहली लड़ाई और जो बड़ी लड़ाई थी उसमें वो कामयाब हुए। तो जाहिर तौर पर अब चिराग पासवान एलजेपी के असली बॉस हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले उन्होंने सड़क पर अपने समर्थकों को अपने पूरे नियंत्रण में लिया, और उसके बाद जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल बीजेपी है उसको यह भरोसा दिलाया कि एलजेपी के असली वारिस वही हैं, एलजेपी का 99% वोट चिराग के पास ही है। बीजेपी जब इस बात को समझ गई तो बीजेपी ने तय कर लिया कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो हमें बिहार में अच्छा खासा नुकसान होगा। और इसलिए जब अमित शाह के यहां से गो अहेड हो गया तो उसके बाद जो वहां के प्रभारी हैं तावड़े और साथ ही साथ सम्राट चौधरी जो लगातार मुलाकात कर रहे थे, वहां की जो फीडबैक था वो सेंट्रल कमेटी को भेज रहे थे। फिर जेपी नड्डा से मुलाकात कराई गई और इनको कह दिया गया कि जाइए आपको 5 सीटें दे दी जाएंगी। अब सवाल उठता है कि 5 सीटों की गारंटी जब मिल गई उसके बाद से चिराग कैंप में बहुत खुशी है, और चिराग कैंप में इतनी खुशी है, दूसरी तरफ पशुपतिनाथ पारस कैंप में बहुत ही ज्यादा गम है। आज उनके संसदीय बोर्ड की मीटिंग भी हो रही है, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे लालू प्रसाद की भी भूमिका है। अच्छा, ये भी जान लीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि लालू प्रसाद यादव की भी भूमिका है। चाचा और भतीजे का झगड़ा चल रहा था, भतीजा जीत गया है, बीजेपी ने उनकी बात मान ली है, आधिपत्य की लड़ाई वो जीत चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का रोल, ये कैसी बात की? देखिए, लालू प्रसाद की भूमिका मैं इस तरीके से मानता हूं कि लालू प्रसाद आगे बढ़ करके चिराग पासवान को 8 से 10 सीटों का ऑफर करने लगे,
और बाहें फैलाए हुए जिस तरीके से आरजेडी दिखाई पड़ रही थी, अब साफ लगने लगा था कि समय नजदीक आ चुका है, खतरे की घंटी बजने लगी है। चिराग पासवान जिस तरीके का पोस्चरिंग लिए हुए थे, और अब वो अपने आप को हनुमान भी नहीं बता रहे, पीएम मोदी का हनुमान कहना बंद कर चुके थे और अपने गठबंधन को लेकर के वो कहने लगे थे कि उनका गठबंधन तो यहाँ का हमारी जनता के साथ है। तो आप समझ लीजिए, वैशाली में उनकी सभा, हाजीपुर में उनकी सभा, उनके भाषण, तमाम चीजें इस बात को लेकर के बार बार इंडिकेशंस दे रही थी कि अगर बीजेपी नहीं चेती तो चिराग रास्ता बदल सकते हैं। क्योंकि चिराग लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं लड़ रहे, चिराग लड़ाई एलजेपी पे आधिपत्य की लड़ाई लड़ रहे, इसलिए उनकी लड़ाई आधिपत्य को लेकर के थी। उनकी लड़ाई अपने तमाम उन लोगों को सबक सिखाने की थी जिन लोगों ने उनको छोड़ करके पशुपतिनाथ पारस का साथ दिया। इसलिए इस बात को आप समझिए कि वो वैशाली में थे, वो हाजीपुर में थे, पर उनकी पूरी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि असली एलजेपी अगर बीजेपी उनको नहीं मानती है तो वो कोई और कदम उठा सकते हैं, क्योंकि लड़ाई पार्टी पे आधिपत्य को लेकर के। और चूंकि आरजेडी आगे बढ़ करके कह रही थी कि आइए, आपका स्वागत है, हम आपको वेलकम करेंगे और आप आएंगे तो हम आपको 10 सीट देंगे। अब आप समझिए कि 10 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को मिल रहा था। बीजेपी को अब लगने लगा कि अब बात जो है बिगड़ती जा रही है, अगर अब इसको नहीं संभाला गया तो निश्चित तौर पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चुनाव की घोषणा अगले 2-3 दिन में होनी जी। इसलिए चिराग को अपने कब्जे में कैसे रखा जाए, अपने कुनबे में कैसे रखा जाए, इसको लेकर के बीजेपी बेहद गंभीर तरीके से सोचने लगी और उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचा गया कि चिराग को 5 सीट आवंटित की जाए, उन्हें 5 सीटों का ऑफर दिया जाए और असली एलजेपी मान लिया जाए, क्योंकि बीजेपी की लोकल इकाई भी ये मानती थी कि जो एलजेपी के असली वोटर्स हैं वो चिराग पासवान के ही साथ हैं। भले ही 5 एमपी चिराग को छोड़ करके पशुपतिनाथ पारस के साथ चले गए हों, लेकिन अगर जहां तक जन समर्थन का सवाल है तो वो चिराग पासवान के पास ही है, और ये बात बीजेपी ही नहीं मानती। असल बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बात आरजेडी भी मानती। आरजेडी के अंदर मैंने नेताओं से पूछा जो तेजस्वी यादव के आसपास रहते हैं, उनके सलाहकार माने जाते हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप 10 सीटों का ऑफर दे रहे हैं, क्यों ऑफर दे रहे हैं, तो उनका यह मानना था कि अगर हम चिराग को अपने पाले में ले आते हैं तो निश्चित तौर पर हम 50% सीट पर विजयी हो सकते हैं। और जान लीजिए, आरजेडी के अंदर अभी जो भरोसा है वो ये है कि अगर हम 8 सीट भी जीत लेंगे तो लोकसभा में हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। तो सोचिए, जो आरजेडी 8 सीट जीतने की सोच रही है और उसमें वो बहुत खुश हो जाएगी, वो आरजेडी में भरोसा था कि चिराग आएंगे तो हम 50% मतलब 40 में से 20 सीट पर जीत सकते। मान लीजिए वो 20 नहीं होता, 15 होता, 14 होता, 12 होता, लेकिन इतने पे हमारी जीत हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या चिराग इतने महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति में होगा, यह समझना बहुत जरूरी। दरअसल आरजेडी कैंप का कहना था, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आरजेडी कैंप के बड़े नेताओं का कहना था कि जो पासवान वोटर्स हैं वो पूरे बिहार में फैले हुए, हर कंस्टिट्यूएंसी में फैले हुए। अगर आप विधानसभा के हिसाब से भी देखें तो हर विधानसभा में उनकी संख्या 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 इस संख्या में वो हैं। ऐसे में अगर उनकी संख्या इतनी है तो निश्चित तौर पर हमारा जो फोकस है वो लोकसभा चुनाव नहीं है, हमारा फोकस विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में हम उनका साथ लेंगे, लोकसभा चुनाव में हमें भले ही 2 सीट का फायदा हो, 4 सीट का फायदा हो, 5 सीट का फायदा हो, या चलिए 20 पे फायदा हो, लड़ाई अच्छी हो जाए, लेकिन विधानसभा में मेरी सरकार बनेगी इसकी गारंटी हो जाएगी। और जब यह सुनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी लड़ाई, सारी तैयारी तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर, हम प्रधानमंत्री के रेस में तो है नहीं। ये आरजेडी का सोचना था, इसलिए आरजेडी आगे बढ़कर के चिराग को ऑफर कर रही थी। चिराग
को लग रहा था कि एक तरफ दरवाजा खुला हुआ है, बाहें फैलाए हुए आरजेडी खड़ी है, महागठबंधन इस्तकबाल के लिए तैयार है, क्यों नहीं हम अगर उधर कदम बढ़ा देंगे, अगर एनडीए बीजेपी खास तौर पर जो हमेशा उसका साथ छोड़ती रही, वो अगर इस बार हमारी बात नहीं मानती है तो हम उधर बढ़ जाएंगे जी। और ये जबकि चिराग पॉस्चरिंग कर रहे थे, ये मैं भी समझता हूं कि चिराग उधर जाते नहीं, चिराग एक चतुर खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे, क्योंकि चिराग को भी पता था कि एनडीए में उनका ज्यादा हित सत्ता है। चिराग भी इस बात को समझ रहे थे कि एनडीए में बने रहेंगे तो मंत्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चिराग भी इस बात को समझ रहे थे कि सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसलिए चिराग गैम्बल कर रहे थे, पॉस्चरिंग कर रहे थे, कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि अगर बाजी पलटी और हमारे हाथ में आ गई तो एक साथ सब कुछ आ जाएगा, और चिराग के हाथ में सब कुछ आ गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आरजेडी का ऑफर, लालू प्रसाद का ऑफर, लोकसभा से लेकर के विधानसभा चुनाव तक का ऑफर चिराग के लिए काम कर गया, और इस प्रकार से लालू प्रसाद चिराग पासवान के लिए मददगार साबित। बिल्कुल, आप लगातार ये बात भी कह भी रहे थे कि किस तरीके से चिराग पासवान ने परिस्थितियों को समझते हुए हार्ड बार्गेनिंग की शुरुआत से। वो ढीले नहीं पड़े, वो कमजोर नहीं पड़े, वो अपनी शर्तों पर, अपनी बातों पर लगातार अड़े रहे। और अगर उनके सफ़र को देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव जब वो गठबंधन में शामिल नहीं हो पाए, उसके बाद से लगातार उनका संघर्ष जारी था, चाहे सड़क पर हो, चाहे चुनाव के दरमियान जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की बात हो, चाहे नीतीश कुमार के सामने खड़े होने की बात हो, अपना विजन प्रस्तुत करने की बात हो, या ये स्वीकार्यता बीजेपी आरजेडी में डेवलप करने की बात हो कि मैं ही नेता हूं अपने समाज का, अपनी पार्टी का, ये एस्टैब्लिश करना हो, तो चिराग पासवान के लिए अब ये कहा जा सकता है, ये जो उनको जीत हासिल हुई है, बीजेपी की तरफ से उनकी डील पक्की हो गई है, वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पर उभरे हैं, और इसी मैच्योरिटी की वजह से वो उनके चाचा उनसे मात खा गए हैं। तो ऐसे में सवाल पंकज जी अब ये उठता है कि चाचा के पास क्या ऑप्शन बचा है, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि उनको गवर्नर की पोस्ट ऑफर हुई है, भतीजे जो हैं उनके प्रिंस राज, उनको मंत्री बनाने की बात चल रही है, तो तमाम ऐसी बातें भी चल रही हैं। क्या इन सब बातों में कोई दम है? क्या भविष्य है चाचा? देखिए, कल एक बात निकल करके आई कि चाचा को समस्तीपुर से लड़ाया जाएगा जी, लेकिन वो बात भी टल गई। मेरे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि समस्तीपुर भी अब पशुपतिनाथ पारस को नहीं दिया जाएगा। बीजेपी के तरफ से कम्युनिकेट कर दिया गया है कि लोकसभा में आपके लिए हमारे पास कोई सीट नहीं है, इसलिए लोकसभा चुनाव में आप हमारी मदद करिए और उसका इनाम आपको दे दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो चाचा पशुपतिनाथ पारस हैं, उनके संसदीय बोर्ड की मीटिंग आज होनी है, और आज संसदीय बोर्ड की मीटिंग में यह फैसला हो पाएगा कि आखिरकार चाचा करेंगे तो करेंगे क्या। दरअसल देखिए, आज कैबिनेट का एक्सपेंशन भी होना था। कल यह बात बड़ी तेजी से बाहर आई कि चाचा को राज्यपाल बनाया जा सकता है या राज्यसभा भेजा जा सकता है, और भतीजे को प्रिंस राज को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करने जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास ये जानकारी निकल करके आई है कि समस्तीपुर से तो चाचा को नहीं लड़ाया जाएगा, और बीजेपी ने ये बात चाचा को कम्युनिकेट कर दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, क्या उनको राज्यपाल बनाया जाएगा? अब सौरभ, राजनीति में कोई चीज खैरात में नहीं है जी, बिल्कुल। बड़ा सवाल यह है, अगर आपके पास जन समर्थन नहीं है और जो पार्टी देने की स्थिति में है वो अगर उसको लगता है कि आप उतने उस लायक नहीं है, आपके पास वो जन समर्थन नहीं है, तो आपको फिर वो क्यों पुरस्कृत करें? ये एक बड़ा सवाल ये उठता है। हो सकता है अभी तत्काल कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए वो कोई बड़ी बेचैनी ना पैदा हो, एक गलत मैसेज ना जाए, उसके लिए बीजेपी इस तरह की बात सूत्रों के हवाले से कई बार पार्टियां प्लांट करती, लेकिन क्या ये हो पाएगा, ये व्यावहारिक तौर पर सही दिखाई पड़ता है क्या? और अब तो कोई इसकी भी बात नहीं कर रहा कि चंदन सिंह का क्या होगा। चंदन सिंह जो कि एलजेपी से सांसद थे नवादा से, उनका क्या होगा?
कोई ये बात नहीं कह रहा है महबूब अली कैसर का क्या होगा जो पशुपतिनाथ पारस के साथ थे। कोई ये नहीं बता रहा है कि पशुपतिनाथ पारस के भतीजे प्रिंस राज का क्या होगा। प्रिंस राज और पशुपतिनाथ पारस की तो कल बात हुई भी कि भतीजे को मंत्री बनाया जा सकता है और चाचा को या तो राज्यपाल या राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन ऐसा होगा क्या, ये थोड़ा थमिए, इंतजार करिए, क्योंकि मैं एक बात बहुत साफ तौर पर मानता हूं कि अगर असली एलजेपी चिराग पासवान को मान लिया गया है तो प्रिंस राज को क्या मंत्री बनाया जाएगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम नजर आती जी। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर मैं ये मानूंगा कि बीजेपी, जो कि मानी जाती है कि बीजेपी आपकी हैसियत के हिसाब से आपका मूल्यांकन करती है और उसके बाद आपको वहां पर बिठाती है। अगर आपकी यूटिलिटी ना हो, आपकी हैसियत ना हो, तो बीजेपी मिनट में आपको साइड करती है और इसके कई उदाहरण आपने देखा। हरियाणा में कैसे मनोहर लाल खट्टर को तुरंत हटा दिया गया और पूरी सरकार से इस्तीफा ले ली गई। गुजरात में आप देखिए क्या नहीं देखा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि समय के हिसाब से बीजेपी जिस चीज को महत्वपूर्ण समझती है उसको एग्जीक्यूट करती है और एग्जीक्यूट करने में वो बिल्कुल देर नहीं लगाती है, क्योंकि पार्टी के हित से बड़ा और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने वाला कौन सा फैसला होगा, इससे इतर बीजेपी कुछ सोचती नहीं है। 24/7 बीजेपी की सोच इसी के इर्द गिर्द घूमते रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पशुपतिनाथ पारस अकोमोडेट किए जाएंगे, और पशुपतिनाथ पारस अकोमोडेट किए जाएंगे तो राज्यसभा भेजे जाएंगे तो 2 साल और है। पशुपतिनाथ पारस अगर गवर्नर बनते हैं तो भाई लोकसभा में तो उनको एनडीए के लिए प्रचार करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है तो क्या पशुपतिनाथ पारस एनडीए बुरी के लिए तरीके से प्रचार चाचा पशुपतिनाथ पारस बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब एक विकल्प बचता है कि क्या महागठबंधन में जाएंगे। जी, यही बड़ी खबर ये चल रही विकल्प है। इसकी चर्चा बहुत बड़ी चर्चा है जी। इसकी चर्चा देखिए, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि दरअसल महागठबंधन में जो एक पॉलिसी तैयार हुई, उस पॉलिसी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लेकिन लालू प्रसाद है, वहां तो 1-2 लोगों की पार्टी है, वही दोनों सुप्रीमो हैं, वो जो तय कर लेंगे वही हो जाएगा। दरअसल है क्या कि हाजीपुर में चिराग के खिलाफ लड़ाने के लिए आरजेडी के पास कोई उस तरह का उम्मीदवार तो है नहीं। रामसुंदर दास रहे नहीं, शिवचंद राम पिछली बार लड़े थे, क्या वो अब उतने कैपेबल हैं कि वो चिराग पासवान को टक्कर दे सकें? तो इस चुनाव को नाटकीय बनाने के लिए पशुपतिनाथ पारस को उतारा जा सकता है। इसकी एक गुंजाइश है आरजेडी के तरफ से। लेकिन आरजेडी के भीतर भी ये मानना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पॉलिसी के तौर पर आरजेडी ये मानती है कि चाहे मुकेश साहनी हो, चाहे पशुपतिनाथ पारस हो, ये इनकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं। लोकसभा में तो बिल्कुल लोकसभा में तो नहीं है जी, और लोकसभा में नहीं है इसलिए हम इनको क्यों सीट दें, अपना सीट क्यों खराब करें। ये पशुपतिनाथ पारस जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसका नाम है, उसको लेकर के महागठबंधन में भी ये विचार। इसलिए आपने नहीं सुना होगा कि महागठबंधन के तरफ से कल से अभी तक ये ऑफर आया होगा कि आ जाओ, हम तुम्हें बाहें फैलाए हुए खड़े हैं, हम तुम्हें इतनी सीटें दे देंगे, इस तरह का आपने नहीं सुना जी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है अगर ये जाए तो और ये तय कर लें कि नहीं हम चिराग के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस की भी उम्र हो चुकी है, सड़क पर संघर्ष करने की क्षमता वो नहीं रह गई। अब सवाल उठता है कि क्या प्रिंस राज उतने कैपेबल हैं, ये देखने वाली बात होगी। उनकी उम्र कम है लेकिन प्रिंस राज इनके भतीजे हैं। अब प्रिंस राज करेंगे क्या, ये सवाल उठता है। और बाकी सांसदों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो एक पार्टी सिंबल पे लड़ते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि महागठबंधन में भी पॉलिसी लेवल पर है कि ना तो मुकेश साहनी ना पशुपतिनाथ पारस, दोनों को कोई सीट नहीं देना, क्योंकि इन दोनों के जो वोटर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होते। मुकेश साहनी को लेकर के है कि उनके वोटर ज्यादा लॉयल, उनका इंक्लिनेशन बीजेपी के तरफ होता है और बीजेपी के तरफ होता है, इसलिए
वो यादवों के साथ आकर के वोट करें, इसकी संभावना बहुत कम होती है और हमने कई बार ऐसा देख लिया, इसलिए हमें उनको साथ लेने की जरूरत नहीं जी। इसलिए आरजेडी बहुत ज्यादा उनको इंटरटेन नहीं कर रही है। जो मेरी बात हुई आज नेताओं से वो मैं कह रहा हूं। पशुपतिनाथ पारस की पार्टी को लेकर के भी आरजेडी ये मानती है कि एलजेपी के वोटर्स 99% चिराग के साथ, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि चुनाव को नाटकीय बनाने के लिए, चूंकि हाजीपुर रिजर्व सीट है, भतीजे के खिलाफ चाचा उतार दिया जाए और आरजेडी बैक करे, चुनाव को थोड़ा ग्लैमरस बनाया जाए, अच्छी लड़ाई, एक अच्छा उम्मीदवार की तलाश में पशुपतिनाथ पारस अगर लालू प्रसाद से मिलते हैं और उनसे विनती करते हैं और अपनी इच्छा जताते हैं, तो हो सकता है लालू प्रसाद एक सीट उनको दे दें, इसकी संभावना थोड़ी बनती है, लेकिन जन समर्थन के आधार पर नहीं। इसलिए अब इनके पास विकल्प यही बचा है कि या तो ये एनडीए की सेवा करें, बीजेपी की सेवा करें, बीजेपी के साथ रहें, लोकसभा में कैंपेन करें, बीजेपी और मेवा का इंतजार करें। बीजेपी कब मेवा देगी, किस आधार पर देगी, ये तो देखने वाली बात होती है, लेकिन पॉलिटिक्स में व्यावहारिक तौर पर यह सब होता नहीं है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लड़ाई जो थी चाचा और भतीजे के बीच, उसको भतीजे चिराग पासवान ने जीत लिया है। एनडीए में उनको जितना उनको सीटें चाहिए थी, जो सीटें चाहिए थी वो जीत लिया, और साथ ही साथ अपनी पार्टी एलजेपी पर आधिपत्य भी अपना साबित करवा लिया है बीजेपी के जरिए ही। चाचा के पास बहुत खास ऑप्शन नहीं बचे हैं, जो ऑप्शन बचे हैं वो पंकज जी ने आपको विस्तार से बताए। अब कम से कम आरजेडी या इंडिया कैंप हो या इसके अलावा एनडीए कैंप हो, इनमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मुझे लगता है इजीली जल्दी निकल आएगा, क्योंकि चुनावों की घोषणा किसी भी दिन आज कल परसों में हो सकती है। सभी को इंतजार रहेगा सीट शेयरिंग का और चुनावों की घोषणा का। बाकी चिराग पासवान का किस्सा मुझे लगता है एनडीए के साथ अब अपने अंतिम रास्ते पर पहुंच चुका है। सीट शेयरिंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।